बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 सितंबर दिन था, बुध का, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जॉइंट सेशन था। जॉइंट सेशन में FATF के वाले से जो कानून साजी होनी थी वो बिल पास करवाए जाने थे, और उसकी वजह यह है कि वो बिल कौमी असम्बली से तो हुकूमत ने पास करवा लिए थे, लेकिन सेनेट से उनको मुस्तरद कर दिया गया था। और ये बिल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है, और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो बहुत कंसर्न भी थे, और बताया यह भी जा रहा है कि वो बहुत परेशान भी थे। और वो परेशान इसलिए थे कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल यहाँ से मुस्तरद हो गए, जॉइंट सेशन से भी मुस्तरद हो गए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूरे सेशन के दौरान ख़ुद मौजूद रहे, और भरपूर आज हुकूमती जो अरकान हैं उनकी शिरकत थी, और आज ये कानून साजी हो गई है। इसमें से कुछ पॉइंट मैं ईसा नकवी साहब के साथ वीडियो में बता चुका हूँ, वो कम्युनिटी पेज पे शेयर किया है, क्योंकि आज हम प्रेस गैलरी में मैं, ईसा नकवी साहब, अदील वड़ाई साहब, फ़हीम अख्तर साहब, टिका खान सानी साहब और कुछ और भी दोस्त थे, यासिर मलिक साहब, उमर जाट साहब, हम तमाम दोस्त प्रेस गैलरी में, और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। और प्रेस गैलरी में बैठ के जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो आपको टीवी पर नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा होता है वो PTV का कैमरा सिर्फ उन लोगों को फोकस कर रहा होता है जो कि तकरीर कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी जा सकती कि जब कोई तकरीर कर रहा है तो पीछे क्या हो रहा है, हुल्लड़बाजी जो हो रही है वो क्या हो रही है, किसके साथ लड़ाई हो रही है, और ये चीज़ें कैमरे पे कैप्चर नहीं की जाती। और हमारी एक मजबूरी है कि हम प्रेस गैलरी में बैठ के उसकी वीडियो मोबाइल से नहीं बना सकते, क्योंकि मोबाइल हमारे पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं होता। मैं आज की मुख्तसर चीज़ें आपको जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। बाकी हामिद मीर साहब का सवाल अभी तक इस वीडियो में रहेगा, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि हुकूमत सिर्फ 10 वोटों की अक्सरियत आज ले सकी है, तो और हुकूमत के अरकान गायब थे, तो हुकूमत के लिए ये परेशानी की बात है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रा तफसील से बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज मरला ये था कि हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लातल्लुक़ बैठे हैं तमाम चीज़ों से, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो बिल्कुल एहतजाज में हिस्सा नहीं ले रहे, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, और वो एक साइड पे मतलब एक साइड पे तो नहीं, यानी अपोजिशन लीडर की पहली चेयर होती है, इस साइड पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की चेयर थी, इमरान खान साहब बैठे थे, और दरमियान में स्पेस है, और इस साइड पे फर्स्ट उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लातल्लुक़ थे। गो के बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहुत एक्टिव थे, और पीपल्स पार्टी के 4-5 लोग जिनमें जो है वो श्री रहमान हैं, जिसमें नफीसा शाह हैं, जिसमें शाजिया मरी हैं, जिसमें रज़ा रवानी साहब हैं, जिसमें नवीद कमर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे, लेकिन नून लीग वाले हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए। और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे वो एक मिसाल भी है कि अंधे को माँ मस्जिद में बिठा जाती है, या दूसरी उसकी मिसाल ये है कि जैसे 13वां खिलाड़ी होता है, वो ग्राउंड से बाहर बैठा होता है इस इंतज़ार में कि कोई खिलाड़ी ज़ख्मी होगा तो मैं उसकी जगह उसको रिप्लेस करने के लिए जाऊँगा, वरना मेरा इस खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो मैच हो रहा है मेरा इससे में कोई किरदार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक़ बैठे हुए थे। अपोजिशन एहतजाज करती रही, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के सेनेटर जो मुश्ताक हैं वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करते रहे, और लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लाताल्लुक़ रहे। जब बहुत ज़्यादा मामलात आगे बढ़ते चले गए, एक मौका ऐसा आया कि बिलावल साहब ने इशारा किया, खड़े, क्योंकि बिलावल मोस्टली खड़े रहे, क्योंकि मुख्तलिफ लोग उनको आके मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। बिलावल साहब ने इशारा किया शहबाज शरीफ साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने देखा, बिलावल साहब ने बड़े ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, और नज़र ये आ रहा था कि वो बहुत सख्त बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सुन नहीं सके वो क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि वो नीचे फ्लोर पे थे और पार्लियामेंट के फ्लोर पे थे, हम ज़ाहिर है प्रेस गैलरी में थे और वहाँ पे आवाज़ आ ही नहीं सकती। लेकिन उनके जो इशारे थे वो यही बता रहे थे कि वो सख्त गुस्से में हैं, और शहबाज शरीफ साहब को जैसे वो डांट रहे हों। और जब वो ये सारे इशारे कर रहे थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब की बात सुनते हैं। बिलावल साहब की बात सुन के अपनी चेयर पर जाते हैं, और अपनी चेयर पर जाके, अपनी सीट पर जाके, और स्पीकर को इशारा करते हैं बात करने के लिए। स्पीकर उनको इजाज़त नहीं देते। उसके बाद क्या होता है कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, स्पीकर की जो चेयर है उसके आगे जो डाइस वो एक बना हुआ है, आगे जो उनके साथ उनके एसोसिएट्स बैठे होते हैं, जो उनकी टीम बैठी होती है, वहाँ पे जाके वो स्पीकर साहब से बात करते हैं। स्पीकर साहब से बात करते हैं, और स्पीकर साहब से बात करने के बाद स्पीकर साहब ने उनकी बात का जो भी जवाब दिया, क्योंकि वो शोर शराबा था, ज़ाहिर है स्पीकर साहब बता चुके हैं कि कवानीन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक, जो कौमी असम्बली के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक जब ये बिल पेश हो जाता है उसके बाद जिसकी तरमीम होती है उसको तो इजाज़त होती है बात करने की, लेकिन लंबी तकरीरें, सियासी बातें करने की किसी और को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहुत बात हो रही है, मैंने बहुत जगहों पे देखा कि जी उनको तकरीर करने दी जानी चाहिए थी, वो तकरीर 2 घंटे भी करते तो क्या हो जाना था। हाँ ठीक है, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि उनको बात करने देते, पास तो हो ही जाना था, आप उनको बात करने देते, लेकिन टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी खामखा में, जब उन्होंने
पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, सियासी बातें करनी थी, कोई और उन्होंने चीज़ नहीं करनी थी। और जब बकौल असद कैसर साहब के कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशन इजाज़त नहीं देते थे कि कोई इस मौके पर सियासी तकरीरें करें, जिन कोई तरमीम थी उनको उन्होंने भरपूर मौका दिया। सेनेटर मुश्ताक साहब को, जमात इस्लामी को उनको मौका दिया, बाकियों को भी मौका दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़े बताता चलूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगता है असद कैसर साहब पर कि जी असद कैसर जो हैं वो कठपुतली बने हुए हैं और स्पीकर को आज़ाद करो, ये नारे भी लगते रहे। और भी मैं आपको नारे बताता हूँ। असद कैसर साहब को अपनी पार्टी के अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस है कि वो अपोजिशन को बहुत टाइम देते हैं, अपोजिशन को बहुत मौका देते हैं। उनकी अपनी पार्टी से उनके ऊपर बहुत तनकीद होती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल अच्छा करते हैं, वो अपोजिशन को मौका देते हैं। और वो कम अज़ कम जो भी कह लें, सरदार अयाज सादिक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्पीकर हैं। वो मौका देते हैं अपोजिशन को। और जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे असद कैसर साहब को चाहिए कि वो इसका कोई एक जारी भी करें कोई इसकी रिपोर्ट कि आप जितने इजलास हुए हैं कौमी असम्बली के, जितने भी इजलास हुए हैं असद कैसर साहब की सरबराही में, उसमें ज़्यादा टाइम अपोजिशन को दिया गया है, हुकूमत को कम टाइम दिया गया है। ये मैंने कम अज़ कम जो ऑब्ज़र्व किया है वो है। बाकी रिपोर्ट आएगी तो हम देख लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वापस आते हैं और उसके बाद अपोजिशन वॉकआउट करके चली जाती है। वॉकआउट पे भी मैं आता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ की परेशानी समझ में आती है। शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस चुके हैं। पहले नंबर पर नवाज शरीफ साहब को एक अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, 2 ने नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए, वो एक मसला। दूसरा, मरीम साहबा एग्रेसिव सियासत पर उतर आई हैं, अदलिया पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान की APC में हो जाना चाहती हैं, शहबाज शरीफ उनको नहीं ले जाना चाहते। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को कोरोना हो गया है। शहबाज शरीफ साहब की अहलिया और बेटियों के वारंट जारी हो चुके हैं, उनके बेटे और दामाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इदारों से उनके जो मामला तय हो रहे हैं वहाँ पर भी बात नहीं बन रही। बकौल शेख रशीद साहब के उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, उनको मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा। ये सारी परेशानियां शहबाज शरीफ साहब की, जिस वजह से हमें शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लातल्लुक नजर आए। वो मज़ामत की सियासत नहीं करना चाहते, वो एग्रेसिव सियासत नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ को पता है कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो मिन्नत तरला है, और शहबाज शरीफ साहब मिन्नत तरले से हमेशा बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। और वो असल में आवाम के खादिम हैं या नहीं है, वो असल में उनके खादिम हैं, जहाँ से उनको फिर रिलीफ मिल भी जाता है मिन्नत तरले के बाद। इसके बाद ये हुआ कि क्योंकि ये इकट्ठे, क्योंकि एक साइड पे अपोजिशन थी, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हुकूमती अरकान थे, लेकिन क्योंकि वो इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट होता है, क्योंकि सेनेटर्स भी थे, MNAs भी थे, तो उसमें ये भी था कि कुछ जो अपोजिशन के लोग हैं वो हुकूमती साइड पे बैठे थे, कुछ हुकूमती लोग जो हैं वो अपोजिशन की साइड पर बैठे थे। ख़ास तौर पे एक रुकन जो हैं वो हुकूमती साइड के थे और वो बैठे थे अपोजिशन वाली साइड पे। अपोजिशन ने उनको बिठा दिया। इधर से आमिर डोगर साहब गए उनको लेने के लिए। उनको जब लेने के लिए गए तो वहाँ पर जो है वो आगा रफीउल्लाह साहब ने हाथापाई की, वहाँ पे जो है वो झड़प हुई, और लेकिन वो उस रुकन को फिर ले आए इस साइड पे और फिर उन्होंने वोट दिया हुकूमत की तरफ। तो ये भी एक मामला हुआ। इसके अलावा एक जो MNA थी नून लीग की, रुबीना खुर्शीद आलम शायद उनका नाम था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको IV लाइन लगी हुई थी और वो आई, उनको पानी पिलाया जाता रहा और वो इतनी शदीद जो है वो अलालत और बीमारी के बावजूद हॉस्पिटल से वहाँ पर आई। यहाँ पर मैं एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि हुकूमत ने एजेंडे के ऊपर 4 बिल थे, 8 बिल पास करवा लिए हैं, और इसकी वजह यह है कि अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई थी और भरपूर मौका दिया गया हुकूमत को कि हुकूमत तसल्ली से बाकी बिल जो है वो पास करवाए। और हुकूमत के जो है वो मैंने जैसे कहा कि क्योंकि हामिद मीर साहब का ये सवाल था, तो वो खैर नेक्स्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत के कितने लोग गायब थे और अपोजिशन के कितने लोग गायब थे। अगर अपोजिशन के लोग होते तो ये बिल पास नहीं हो सकते थे, अपोजिशन की तादाद पूरी होती तो ये बिल पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि अपोजिशन की जॉइंट सेशन में भी तादाद हुकूमत से ज़्यादा है। इसके बाद सिराजुल हक साहब ने बाहर निकल के जो बात की वो ईसा नकवी साहब की वीडियो में बता चुके हैं। सिराजुल हक साहब अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने वहाँ जाकर शहबाज शरीफ और बिलावल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया और वो ये बात कहकर चले गए कि गैबी कुव्वतों का बहुत असर रसूख है और हकीकी तौर पे जो एक अपोजिशन को करनी चाहिए, अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को, उस तरह से अपोजिशन नहीं की जाती। नारे लगते रहे, हुकूमती सतह से नारे लगते थे कि TTVT का कारोबार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो उधर से कहते थे डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर उधर से नारा लगता था वोट को इज़्ज़त दो, इधर से नारा लगता था चोर को इज़्ज़त दो, उधर से नारा लगता था स्पीकर को आज़ाद करो और साथ ही पार्लिमान को आज़ाद करो, उधर से नारा लगता था कि गली गली में शोर है, इमरान की पार्टी चोर है, इधर से नारा लगता था कि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। तो इस तरह से नारे लगते रहे और फिर वो उड़ाया गया। कई ख़वातीन जो हैं वो बैठकर और वो जो बिल की कॉपीज़ थी उनके वो जहाज़ बनाकर
और वो कागज़ किया और वो उड़ाती रहीं। और वो जो मैंने आपको बताया था वो जो जब ये गए थे आगा रफीउल्लाह साहब भी रोकने की कोशिश करते रहे उनको, आमिर डोगर साहब को, और वहाँ पे जो झड़प हुई तो वहाँ पे ऐसे लबके अपोजिशन के लोग उस एक रुकन को वहाँ पर बिठाने के लिए, और आमिर डोगर साहब उसको लाना चाहते थे। जैसे आप अगर रावलपिंडी में आपने फैज़ाबाद का मकाम देखो तो वो जो हाईएस खड़ी होती हैं ना लोकल, तो एक दो तीन गाड़ियों के जो कंडक्टर होते हैं वो भागकर और एक सवारी को खींच के लाते हैं कि आखिरी सवारी रह गई है, इधर हमारी गाड़ी में बैठो, वो उसको उधर खींच रहा होता है, वो उसको उधर खींच रहा होता है। या लाहौर में आप मीनार पाकिस्तान के साथ जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पे उतरे तो वहाँ जो है वो गाड़ियों वाले वो खींच रहे होते हैं। या वो मैं चौक आज़म देखता होता था फतेहपुर रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही होती थी फतेहपुर और बखर के लिए, मियाँ वाली के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसे ही खींच रहे होते थे एक एक सवारी को कि इधर बैठो उधर। कोई आके उसका सामान उठा के अपनी गाड़ी में रख देता था, कोई बच्चे साथ हैं तो बच्चों को उठा के और अपनी गाड़ी में बिठा देता था, इधर आ जाएं इधर आ जाएं, और ये वो सारे मामला। तो उसी तरह से खींचातानी थी। कुछ बिलो द बेल्ट नारे भी लगते रहते हैं, लेकिन वो मुनासिब नहीं है इस वीडियो में जो है वो बताना आपको। लेकिन अफसोस होता है कि ये वो पार्लिमान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मुकद्दस ईवान है, जो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहा होता है, जो आवाम के नुमाइंदे हैं, जो करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स से लगाकर और यहाँ पर इजलास हो रहे होते हैं और ये सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह के बिलो द बेल्ट नारे लगते हैं वो बहरहाल नहीं लगने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यही है कि अपोजिशन को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एक मरतबा फिर वो अपनी स्ट्रेंथ शो कराने में नाकाम रहे हैं। जो इमरान खान को हटाने के लिए कहते हैं कि हमारे पास वोट पूरे हैं, उनके पास अपने लोग ही मौजूद नहीं हैं कि वो सिंपल कोई बिल भी रिजेक्ट कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल पास हो गया है और अल्लाह ताला करम करे और पाकिस्तान FATF से की ग्रे लिस्ट से निकल आए। बहरहाल इस हवाले से देखते हैं जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह आपको उससे आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।